दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति लागू होते ही शराब और बियर पर ऑफर की झड़ी लग गई थी। नई आबकारी पॉलिसी के चलते दिल्ली में कई शराब के स्टोर्स पर एक बोतल की खरीद पर दूसरी मुफ्त में मिल रही थी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने तर्क दिया था कि नई शराब नीति से 3500 करोड़ रुपए का फायदा होगा, लेकिन ये पॉलिसी अब सरकार के ही गले की हड्डी बन गई है। इन तमाम घटनाओं के बीच सवाल उठते हैं कि क्या केजरीवाल के बाद आतिशी और सौरभ भी खाएंगे जेल की हवा, राघव चड्ढा भी क्या जाएंगे जेल? आखिर शराब घोटाला है क्या? नई शराब नीति क्या थी? इसमें किस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप हैं? आप नेताओं पर क्या आरोप हैं जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से। नमस्ते, मेरा नाम है अमित सोलंकी। दिल्ली की शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। केजरीवाल को इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में गिरफ्तारी से राहत न मिलने के बाद 21 मार्च को ईडी की टीम ने शाम 7 बजे सीएम हाउस पहुंची। करीब 2 घंटे की पूछताछ के बाद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया। इस बीच शराब घोटाले मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। इस केस में इससे पहले पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह गिरफ्तार किए जा चुके हैं। संजय सिंह को 2 अप्रैल को जमानत पर रिहा किया गया है। आइए जानते हैं क्या दिल्ली की शराब नीति केस, जिसमें एक के बाद एक आप नेताओं पर ईडी और सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। सरकार के लिए शराब रेवेन्यू का एक बड़ा जरिया है। शराब पर टैक्स बढ़े या घटे, पीने वालों पर इसका फर्क नहीं पड़ता। इसलिए राज्य सरकारें भी अपने हिसाब से शराब पर टैक्स वसूलती हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार भी रेवेन्यू बढ़ाने के लिए न्यू एक्साइज पॉलिसी लेकर आई थी। इससे सरकारी खजाना बढ़ाने का दावा किया गया था, लेकिन नई आबकारी नीति दिल्ली सरकार के लिए गले की फांस बन गई। दरअसल दिल्ली सरकार की नई शराब नीति की वजह से आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता जेल पहुंच चुके हैं। सबसे पहले इस मामले में बड़ी गिरफ्तारी मनीष सिसोदिया की हुई थी, क्योंकि वो आबकारी मंत्री भी थे। इसके बाद आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह जेल पहुंच गए थे। इन पर आरोप है कि शराब घोटाले में ये एक अहम कड़ी है। लेकिन अब इस मामले में आपके सबसे बड़े नेता और सबसे बड़े ईमानदार नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार हो चुके हैं। इस मामले में ईडी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल सबसे बड़ा सरगना है। ईडी ने उन्हें साजिशकर्ता बताया है। दिल्ली शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहे ईडी ने भारत राष्ट्र समिति बीआरएस नेता के कविता को भी गिरफ्तार किया है। ईडी के मुताबिक के कविता ने नई शराब नीति को तैयार करते समय कथित तौर पर केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के साथ साजिश रची थी। सबसे पहले ये जानते हैं कि दिल्ली सरकार की नई शराब नीति क्या थी। दरअसल यह वह पॉलिसी थी जिसके लागू होते ही दिल्ली में शराब और बियर पर ऑफर की झड़ी लग गई थी। नई आबकारी पॉलिसी के चलते दिल्ली में कई शराब के स्टोर पर एक बोतल की खरीद पर दूसरी मुफ्त में मिल रही थी। कुछ जगह पर तो एक पेटी खरीदने पर दूसरी पेटी फ्री मिल रही थी। इस ऑफर की वजह से दिल्ली में शराब की दुकानों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग गईं। शराब की दुकानों पर इतनी भीड़ बढ़ गई कि कई जगहों पर पुलिस की मदद लेनी पड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी एक बोतल की खरीद पर दूसरी बोतल मुफ्त मिलती रही। बता दें, दिल्ली में 17 नवंबर 2021 को नई एक्साइज पॉलिसी लागू हुई थी, जिसके बाद शराब बिक्री के नियम बदल गए। दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी के तहत शराब स्टोर्स को अधिकार था कि ग्राहकों को लुभाने के लिए वे गिफ्ट और डिस्काउंट दे सकते हैं, जबकि इससे पहले की आबकारी नीति के तहत
शराब के दाम सरकार तय करती थी, जिस कारण दुकानदार इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते थे और एक बोतल के साथ दूसरी फ्री जैसी कोई स्कीम नहीं थी। हालांकि उस समय आधिकारिक तौर पर आबकारी अधिकारियों का कहना था कि दिल्ली में शराब पर सिर्फ 25% की छूट है, जबकि एक के साथ एक फ्री यानी 50% तक की छूट मिल रही थी। दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति के तहत 2021-22 में राजधानी दिल्ली में शराब बिक्री का काम पूरी तरह से प्राइवेट कर दिया था, यानी निजी हाथों में दे दिया। इसके लिए उसने शराब की खुदरा विक्रेता कंपनियों से शराब की बिक्री से पूर्व ही कथित लाइसेंस शुल्क के रूप में करीब 300 करोड़ रुपए ले लिए थे। इसके साथ ही विक्रेताओं को यह अनुमति दे दी गई थी कि वे एमआरपी से नीचे किसी भी दाम पर शराब बेच सकते हैं। यहीं से शराब में छूट देने का खेल शुरू हो गया। हर ठेकेदार ज़्यादा शराब बेचने के लिए छूट पर छूट देने लगे और लोग जमकर खरीद भी रहे थे, क्योंकि दिल्ली वाले घरों में 18 लीटर बियर या वाइन रख सकते हैं। दिल्ली सरकार का दावा था कि नई शराब नीति से माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में इजाफा होगा। केजरीवाल सरकार ने तर्क दिया था कि 3,500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। नई शराब नीति के तहत दिल्ली में 32 जोन बनाए गए थे और हर जोन में अधिकतम 27 दुकानें खोली थी। इस तरह से कुल 849 दुकानें खोली जानी थी। नई शराब नीति में दिल्ली के सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया था, जबकि इससे पहले दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकारी और 40% दुकानें प्राइवेट होती थी। पहला आरोप यह है कि सरकार ने लाइसेंस की फीस भी कई गुना बढ़ा दी। जिस L1 लाइसेंस के लिए पहले ठेकेदारों को 25 लाख देना पड़ता था, नई शराब नीति लागू होने के बाद उसके लिए ठेकेदारों को 5 करोड़ रुपए चुकाने पड़े। इसी तहत नई कैटेगरी में भी लाइसेंस की फीस में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। दूसरा आरोप शराब की बिक्री को लेकर है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, पहले अगर 750 ml की एक शराब की बोतल 530 रुपये में मिलती थी, तब इस पर बोतल पर रिटेल कारोबारी को 33 रुपया 35 पैसा का मुनाफा होता था, जबकि 223 रुपया 89 पैसा मैन्युफैक्चरिंग कर और 106 रुपया बेट के रूप में सरकार को मिलता था। मतलब एक बोतल पर सरकार को 329 रुपया 289 का फायदा मिलता था। नई शराब नीति से सरकार के इसी मुनाफे में खेल होने का दावा किया जा रहा है। दावा है कि नई शराब नीति में वही 750 ml वाली शराब की बोतल का दाम 530 रुपये से बढ़ाकर 560 रुपये हो गया। इसके अलावा रिटेल कारोबारी का मुनाफा भी 33 रुपया 35 पैसा से बढ़ाकर सीधे 363 रुपया 27 पैसा पहुंच गया। मतलब रिटेल कारोबारियों का फायदा 10 गुने से भी ज्यादा बढ़ गया। वही सरकार को मिलने वाला 329 रुपया 89 पैसे का फायदा घटकर 3 रुपये 78 पैसे रह गया। इसमें 1 रुपया 88 पैसा उत्पाद शुल्क और 1 रुपया 90 पैसा बेट शामिल है। हालांकि नई आबकारी नीति के विवादों में घिरते ही दिल्ली सरकार ने 1 सितंबर 2022 से पुरानी एक्साइज पॉलिसी को फिर से लागू कर दिया, क्योंकि जुलाई 2022 में दिल्ली के LGB सक्सेना ने इस मामले में CBI जांच की मांग कर दी। इसके बाद दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति को वापस ले लिया, जिसके तहत 500 सरकारी शराब की दुकानों पर ही शराब बेचने का फैसला लिया गया। शराब घोटाला का खुलासा 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट से हुआ था। मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट में मनीष सिसोदिया पर गलत तरीके से शराब नीति तैयार करने का आरोप लगाया था। आरोप लगा कि दिल्ली सरकार ने जानबूझकर बड़े शराब कारोबारियों का फायदा पहुंचाने के लिए लाइसेंस शुल्क बढ़ाया, जिससे छोटे ठेकेदारों की दुकानें बंद हो गई और बाजार में केवल बड़े शराब माफियाओं को लाइसेंस मिला। नई शराब नीति से जनता और सरकार दोनों को नुकसान पहुंचा। इसके बाद CBI ने 17 अगस्त 2022 को केस दर्ज किया
ईडी और सीबीआई दिल्ली सरकार की नई शराब नीति में घोटाले की अलग अलग जांच कर रही है। दिसंबर 2023 में आप नेता संजय सिंह के खिलाफ अपने छठे चार्जशीट में ईडी ने दावा किया था कि रिश्वत में मिले 100 करोड़ रुपए में से 45 करोड़ रुपए 2022 के गोवा विधानसभा इलेक्शन में इस्तेमाल हुआ। इस तरह से आम आदमी पार्टी भी घोटाले की लाभार्थी थी। चार्जशीट में यह भी कहा गया कि अपराध की प्रक्रिया में आम आदमी पार्टी के कुछ नेता भी व्यक्तिगत तौर पर लाभार्थी थे। ईडी की माने तो इस खेल में मनीष सिसोदिया को 2 करोड़ 20 लाख रुपए रिश्वत में मिले, संजय सिंह को 2 करोड़ और विजय नायर को 1 करोड़ 50 लाख रुपए मिले। ईडी का आरोप है कि साउथ ग्रुप नामक एक शराब लॉबी ने गिरफ्तार व्यापारियों में से एक के माध्यम से आम आदमी पार्टी को रिश्वत में कम से कम 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। यह पैसे साउथ ग्रुप ने विजय नायर, आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज हैं, को एडवांस में दिए। आरोप है कि विजय नायर आम आदमी पार्टी की तरफ से योजना और साजिश का प्रबंधन कर रहे थे और वो अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी हैं। शराब कारोबारी समीर महेंद्र के बयान के हवाले से ईडी का कहना है कि आबकारी नीति केजरीवाल के दिमाग की उपज थी। आरोप है कि विजय नायर ने फेस टाइम के जरिए केजरीवाल और महेंद्र की बात कराई थी। एजेंसी के मुताबिक केजरीवाल ने महेंद्र से वीडियो कॉल के जरिए बताया था कि नायर उनका आदमी है और वह उस पर भरोसा कर सकते हैं। शराब नीति घोटाले में संजय सिंह का नाम पहली बार दिसंबर 2022 में सामने आया था। तब ईडी ने आरोप पत्र में कारोबारी दिनेश अरोड़ा के बयान के हिस्से के रूप में आप नेता के नाम का उल्लेख किया था। एजेंसी ने दावा किया कि दिनेश अरोड़ा ने उन्हें बताया कि वह शुरू में संजय सिंह से मिले थे, जिनके जरिए वह बाद में एक रेस्तरां में एक पार्टी के दौरान मनीष सिसोदिया से मिले। आरोप पत्र में कहा गया कि संजय सिंह के कहने पर चुनावों के लिए पार्टी फंड इकट्ठा करने के लिए सिसोदिया को पैसे देने की व्यवस्था की थी। अरोड़ा के हवाले से शिकायत में यह भी कहा गया कि उन्होंने सिसोदिया से 5-6 बार बात की और संजय सिंह के साथ केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया की गिरफ्तारी भी इसी घोटाले में हुई है। सिसोदिया 26 फरवरी 2023 से सलाखों के पीछे हैं। पहले सीबीआई और बाद में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया। सिसोदिया पर धारा 120 यानी आपराधिक साजिश रचने, धारा 477A धोखा देने की नियत से कृत्य करने और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 7 के तहत गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने आरोप लगाया कि साजिश निजी संस्था को थोक व्यापार देने और उसी से 6% रिश्वत प्राप्त करने के लिए 12% मार्जिन तय करने की थी। इसी मामले में मनीष सिसोदिया के साथ ही समीर महेंद्र, विजय नायर, पी शरद चंद्र रेड्डी, विनय बाबू, अभिषेक वैनपल्ली, अमित अरोड़ा और 11 कंपनियों सहित कुल 17 संस्थाओं को आरोपी बनाया। इसमें से सिसोदिया के अलावा विजय नायर, अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा जैसे करीब 15 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस मामले में एजेंसियां 80 से अधिक लोगों से पूछताछ कर चुकी हैं। इनमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बीआरएस नेता के कविता भी शामिल हैं। कविता तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्र राव की बेटी है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल नंबर 2 में बंद हैं, वहीं दूसरी तरफ 2 अप्रैल 181 दिन बाद संजय सिंह जेल नंबर 5 से जमानत मिलने पर बाहर आ सकेंगे। शराब घोटाले के इस मामले में अब तक निचली अदालत में ट्रायल चलेगा। तब तक संजय सिंह बेल पर बाहर रहेंगे। उन्हें सिर्फ कोर्ट की सुनवाई के दौरान अदालत में पेश होना होगा। सुप्रीम कोर्ट में संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी ने आपत्ति नहीं जताई थी। इसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाया था और संजय सिंह को जमानत दे दी थी।
आखिर 181 दिन बाद संजय सिंह जमानत पर बाहर आ रहे हैं। अब सवाल ये है, कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब पर, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाई है, कुछ लोग इसे खराब बता रहे हैं, कुछ लोग साजिश के तहत बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को, और कुछ लोग ठीक बता रहे हैं। अब ईडी और सीबीआई जांच कर रही है, और जो अभी हमने ये पॉलिसी बताई, ये बहुत सारे सोर्स के थ्रू हमने ये सारा डेटा लिया है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा घोटाला किसने किया, कौन ईमानदार है, कौन ईमानदार नहीं है, और जो भी फैसला होगा, जो भी आरोप लगेंगे, वो सरकार और एजेंसियां तय करेंगी, कानून अपना काम करेगा। कहानी अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कीजिए, और कोई अगर कहानी आपको बनवानी है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, हम आपके नाम लेंगे और उसी कहानी को हम बनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।